नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर आईएएस प्लेटफॉर्म पर। और यहां पर हम लोग बात करेंगे मंथली करंट अफेयर्स पे। मार्च महीने के संपूर्ण जो भी समसामयिक घटनाएं हैं उन पर हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे। और इस पूरे वीडियो में ये पूरे 8 भाग में ये पूरा लेक्चर होगा। दोस्तों, एग्जामपुर परिवार आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन लेकर के आ रहा है। उस मैगजीन की डिटेलिंग यहां पर मैं करूंगा और ये मैगजीन आपको पीडीएफ फॉर्म में निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। एग्जामपुर ऐप डाउनलोड करने के साथ ही आपको ये सारे फीचर्स जो है मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं कि इस पूरे लेक्चर में क्या क्या हम लोग बात करेंगे। तो इस टोटल 8 भागों में इसको बांटा गया है दोस्तों। इसको पूरे लेक्चर सीरीज को 8 भागों में बांट करके हम लोग देखेंगे और इन 8 भागों को हम लोग देख लेते हैं। मासिक समीक्षा जो है मार्च 2023 की, इसमें किन कौन कौन से टॉपिक होंगे इन पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहले दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से बिंदु हैं। पहला है आपका पहला टॉपिक जो होगा वो संविधान और शासन होगा, जो कि आज हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर सीरीज में। दूसरा जो होगा वो अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा। तीसरा अंतरराष्ट्रीय संबंध और चौथा जो है रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पांचवा हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित रहेगा। और उसके बाद दोस्तों हमारा छठा जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, सातवां कला और संस्कृति और आठवां मिसलेनियस, जैसे कि प्लेसेस इन न्यूज हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ ऑर्बिचुरीज हैं, या कुछ ऐसे हैं जैसे कि कुछ हमारे एक्सरसाइजेस हो गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा भी कुछ हमारे डिफेंस और सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को, सोशल सिक्योरिटी से मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को हम विविध में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारे इन सभी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप दोस्तों एग्जामपुर ऐप डाउनलोड करें। एग्जामपुर सरकारी नौकरी ऐप के माध्यम से ये सारी क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएंगी। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, इसमें कौन कौन से बिंदु हैं। तो पहला, हम संविधान और शासन से संबंधित जितने भी आपके मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग डिटेल बातचीत कर लेते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा उपभोक्ता न्यायालय अध्यक्षों का चयन, यानी कि जो हमारा कंज्यूमर कोर्ट है उसमें कैसे जो है अध्यक्ष चूज किए जाएंगे, इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। दूसरा बिंदु हमारा होगा दोस्तों ई पोस्टल बैलेट। अब देखिए, चुनाव जब होते हैं तो माना जाता है कि लगभग 1.5 से 2 लाख जो है हमारे लगभग 1.5 लाख 1.5 लाख के आसपास जो है हमारे एनआरआई लोग जो है विदेशों में रहते हैं, वो चुनाव में कैसे पार्टिसिपेट करें इसको लेकर के बहुत जद्दोजहद होती रहती है। तो इस बार क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने एक सजेशन दिया है, कुछ चीजें कि जैसे कि हमारे कर्मचारी जो होते हैं, जो लोग चुनाव में ड्यूटी करते हैं, या हमारे जो सीमा सुरक्षा बल के लोग होते हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, वो लोग जो अपना वोट कैसे करते हैं, उन्हीं माध्यमों से क्या हम एनआरआई को भी वोटिंग करा सकते हैं। तो इस बिंदु पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। तीसरा जो है प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन है, इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। चौथा है सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह की याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा है और इस पर जो है कानून अभी नहीं बना है दोस्तों। भारत में जो हम देखते हैं कि सेम सेक्स मैरिज जो है वह आधिकारिक रूप से मान्य नहीं है। अन्य 32 से 34 देश अब हो चुके हैं जो कि ये इस देश को मान्यता, इस समलैंगिक विवाह को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन भारत में अभी भी समलैंगिक विवाह पर मान्यता नहीं। इस पर हम लोग डिबेट करेंगे। इस पूरे आर्टिकल में क्या क्या चीजें बताई गई हैं उन पर हम लोग बातचीत करेंगे। पांचवा है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम बनाने की जो बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन। जोसेफ जी की जो अध्यक्षता में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश जोसेफ जी की अध्यक्षता में 5 सदस्य की जो संवैधानिक पीठ बनी थी, उस संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिए हैं कि आपके जो कोलिजियम होगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव है, उस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। उसमें प्रधानमंत्री के अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई भी रहेगा और ये नया कोलिजियम तब तक लागू होगा जब तक कि संसद इस पर कानून नहीं बनाती है। तो ये 5वां मुद्दा रहेगा हमारा दोस्तों। छठे पर अडानी ग्रुप से संबंधित जो मामले हैं, $100 बिलियन का कुछ ही दिनों में नुकसान। हिंडनबर्ग रिसर्च जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है एक अमेरिका की, उसने कुछ रिसर्च अपनी पब्लिश की थी
अडानी ग्रुप पर, और उसको लेकर के बड़ा नुकसान देखने को मिला है। और आई इस पर डिटेल जो है संविधान एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ कमेटी गठित की है। उस कमेटी में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन क्या क्या जांच करेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। 7वें नंबर पर है दोस्तों उपभोक्ता न्यायालय अध्यक्षों का चयन, और 8वें नंबर पर है एटीएल सारथी, ये उपभोक्ता 2 बार हो गया है ये। और 9 नंबर पर है पंचायती राज, हम देखेंगे पंचायती राज से संबंधित कुछ समाचार हैं, कुछ आपके लिए खबरें हैं, उन पर हम बात करेंगे। और 10 नंबर पर है दोस्तों भारतीय राजनीति में महिलाओं का आरक्षण। जो विभिन्न आरक्षण है वह लगातार जो है फेल होता जा रहा है, यानी कि उसको पास नहीं कराया जा पा रहा है। महिलाओं के लिए इस तरीके के कार्य जो है वो कब से किए जा रहे हैं कि राजनीतिक रूप से महिलाओं को आरक्षण कब मिलेगा और उसके क्या क्या प्रावधान है, कब से ये मामला चल रहा है, उस पर डिटेल बातचीत करेंगे। और 11 नंबर पर हमारा है दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष, यानी कि पिछले 4 सालों से आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि पिछले 4 सालों से भारतीय जो लोकसभा है उसमें उपाध्यक्ष है ही नहीं। 2019 से पद खाली है, और कई राज्यों में लगभग 4 से 5 राज्यों में ये उपाध्यक्ष का जो डेप्यूटी स्पीकर होता है उसका पद जो है वो खाली है। राज्यों में जो विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो तो होते ही हैं, विपक्ष का जो नेता होता है वो जो है विपक्ष की पार्टी से लगभग ये बनाए जाते हैं। तो इससे पहले जो लास्ट थे 2014 से 19 तक, आपके बलिया वाले सांसद जी नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये हम लोग 10 टोटल मुद्दे हैं, ये 2 बार हो गया है उपभोक्ता न्यायालय अध्यक्षों का चयन। तो टोटल 10 मुद्दों पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम पर प्लेटफॉर्म पर, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के बीच शेयर करिए। जो लोग भी किसी भी स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण न्यूज एनालिसिस जो है हमारे मैगजीन फॉर्म में आएगी। आपको 8 पार्ट में, ये मुश्किल से 45 से 60 मिनट का एक वीडियो होगा और उसमें हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा संविधान और शासन से संबंधित है लोकायुक्त, ठीक है ना। तो लोकायुक्त से क्या क्या चीजें हमें देखनी है, चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं। संविधान और शासन, यानी कि ये आपके किस पेपर से संबंधित होगा, तो जीएस पेपर 2 से संबंधित है संविधान और शासन, और ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए लोकायुक्त दोस्तों, आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट सुना होगा। आज जो आम आदमी पार्टी राजनीतिक पार्टी बनी है, इन्होंने एक बड़ा कैंपेन चलाया था अन्ना हजारे के लीडरशिप में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, और वो मूवमेंट किसको याद नहीं होगा। उस मूवमेंट का परिणाम ये हुआ कि 2013 में जो है लोकपाल और लोकायुक्त जो है अधिनियम बना। अब ये लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम जो है क्या प्रभावी होता है, किस तरीके से राज्यों में कार्य करता है और क्यों चर्चा में है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसंत राव बोम्मई ने कहा है कि सरकार ने चन्नागिरी के भाजपा विधायक मदल पक्षपा के पुत्र जो है प्रशांत मदल के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार के मामले से निपटने के लिए लोकायुक्त को खुली छूट दी है और कानून अपना काम करेगा। खबर क्या है दोस्तों, तो खबरों में यह है कि बीजेपी के एक नेता के घर जो है करोड़ों रुपए पाए गए, तो उसकी जांच हुई, उनको 42 लाख रुपए लेते हुए, घूस लेते हुए पकड़ा गया। उसके बाद घर पर जब छापा पड़ा तो उस छापे में लगभग 8 करोड़ रुपए कैश पाए गए। इसकी जांच जो है लोकायुक्त क्या करता है, भ्रष्टाचार जो प्रशासनिक या राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है उनमें पारदर्शिता रखने के लिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए यह एजेंसी बनाई गई है, यानी कि केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त। तो चलिए लोकायुक्त के बारे में थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं कि क्या इससे जाने वाली न्यूज है। तो ये अब ये खबर जो आई, ये खबर में इसलिए थी क्योंकि बीजेपी के एक विधायक हैं, उनके घर जो है करोड़ों रुपए छापे में मिले हैं। अब लोकायुक्त ने चन्नागिरी के भाजपा विधायक मदन विरूपाक्षा के निवास और कार्यालय से 8 करोड़ रुपए, आप समझ सकते हैं ना, 8 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की है। और इतना बड़ा मामला है तो इस पर जांच जरूरी है, और इस पर क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों यहां पर देखते हैं कि विरूपाक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो है पीएसयू कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड KSNDL के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे। विधायक के घर से
नकदी के अलावा जमीन, सोना और चांदी के भारी निवेश के दस्तावेज भी मिले हैं। प्रशांत के पिता के कार्यालय में 41 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद उनके आवास पर की गई तलाशी के बाद ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि लोकायुक्त ने तो अपना काम कर दिया है। अब हम लोकायुक्त से संबंधित कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमें जाननी बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें जो है आपको ध्यान क्या रखना होगा कि क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लोकायुक्त का गठन किया था। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान जो है ऐसे मामलों को देखने वाली एंटी करप्शन ब्यूरो को फिर से स्थापना की थी लोकायुक्त के रूप में। अब जो है लोकायुक्त क्या होता है, तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 63 के अनुसार प्रत्येक राज्य लोकायुक्त नाम से एक निकाय की स्थापना करेगा। केंद्रीय कानून लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 प्रत्येक राज्य में एक लोकायुक्त की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता है। तो यह कंपलसरी है कि सभी राज्य जो है एक लोकायुक्त बनाए, जो कि क्या करेगा, प्रशासन में पारदर्शिता लाने के विभिन्न उपाय करेगा। साथ ही दोस्तों यह लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के आरोपों की जांच करता है। यह सार्वजनिक शिकायतों के त्वरित निवारण का काम करता है। वहीं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 क्या है, चलिए देख लेते हैं एक नजर में कि लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम 2013 क्या है और कब बना। इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट चला था दोस्तों, उसमें आप लोगों ने देखा था कि सभी लोग जो है, जो आपके लोकपाल विधेयक था, लोकपाल बिल था, उसको पास कराने के लिए पूरे भारतवर्ष में एक बड़े स्तर पर आमरण अनशन, आप देखते हैं कि दिल्ली में बड़े स्तर पर जो रामलीला मैदान है वहां पर बड़े स्तर पर आंदोलन किए गए। तो चलिए देख लेते हैं कि इसने जो है संघ के लिए लोकपाल, यानी कि ये जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट है 2013 का, इसने क्या किया है, संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया है। लोकपाल का अध्यक्ष या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या प्रकांड योग्यता यानी कि कानून का विधिवेत्ता होना चाहिए, प्रकांड अनुभवी जो है विधिवेत्ता होना चाहिए। 8 अधिकतम सदस्यों से आधे न्यायिक सदस्य तथा कम से कम 50% सदस्य जो है, यानी कि जुडिशरी से लगभग आधे सदस्य और 50% जो है SC ST कम्युनिटी हो गई, OBC होगी, महिला हो गया, जो है ये पिछड़े वर्ग आदि से रहेंगे। जब 2013 का अधिनियम पारित किया गया था तो लोकायुक्त पहले से ही मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पहले से ही कार्य कर रहा था। अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अधिकांश राज्यों ने अब लोकायुक्त की स्थापना की है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको लागू कराने के अथक प्रयास भी किए हैं। तो ये है टोटल डिटेल दोस्तों, इनके बारे में आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि लोकायुक्त से संबंधित कुछ फैक्ट दिए गए हैं यहां पर, इन फैक्ट्स को हम लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं। पहली बार लोकायुक्त जो है वो कहां पर बनाया गया, तो ये महाराष्ट्र में बनाया गया, ठीक है ना। और लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक जो है 2013 है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये गवर्नर द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं और अपॉइंटमेंट और जो अपॉइंटमेंट इनका होता है गवर्नर द्वारा होता है। और ये कौन लोग हो सकते हैं, तो फॉर्मर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो सकते हैं आपके लोकायुक्त, ठीक है ना। आप लोगों को थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैंने चीजें बता दी है। तो ये इतनी बातें थी जो आपके इससे संबंधित थे, आपके किससे संबंधित थे, आपके लोकायुक्त से संबंधित इतनी बातें जो है आप ध्यान देखें। इसका PDF जो मैं शेयर कर दूंगा, जो ओरिजिनल PDF है, जो आपको पढ़ने में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये जो पढ़ाने के पर्पज से मैं यूज कर रहा हूं वो आप लोगों को क्लियर उसमें दिखेगा नहीं, इसलिए इसका PDF वर्जन जो है आपको शेयर कर दिया जाएगा। ये मंथली मैगजीन है हमारी, ये आप सभी को निःशुल्क जो है उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। दूसरे हमारा टॉपिक है ई पोस्टल बैलेट और प्रवासी भारतीय मतदाता। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि प्रवासी भारतीयों से संबंधित हमारा नागरिकता यानी कि नागरिकता भाग 2 है आपके संविधान का, कौन सा आर्टिकल प्रवासी भारतीयों से संबंधित है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी और लेकिन इसमें इंगेज जरूर होइएगा दोस्तों। इसको बहुत अच्छे से आप अगर करते हैं, मंथली करंट अफेयर्स आपके कुछ ही घंटों में
कंप्लीट तैयारी हो जाती है, जिससे आपके बेसिक भी काफी तैयार होते हैं। करंट अफेयर्स यूपीएससी या यूपीपीएससी, बीपीएससी अन्य एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। मंथली करंट अफेयर्स जो है कोई मैगजीन के साथ, ये मैगजीन हमारी आप पढ़ लेंगे तो 100% जो है चीजें कवर हो जाएंगी। चलिए तो देखते हैं कि खबरों में क्यों था दोस्तों। तो ई पोस्टल बैलेट और प्रवासी मतदाता जो है उसके बारे में खबरों में क्यों था। तो प्रवासी भारतीय मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, जिसको बोला गया है ईटीपीबीएस, ठीक है ना, की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के एक प्रस्ताव पर विदेश मंत्रालय के साथ चर्चा चल रही है। सरकार ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी थी, तो इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करते हैं। इससे क्या क्या आउटपुट निकल सकता है, क्या क्या प्रावधान है, अभी तक लोग वोट कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग जो है भारत में आते हैं विदेशों से, कनाडा से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से वोटिंग करने, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं उनके। अगर कोई पूरा बड़ा परिवार हो तो इतना बड़ा परिवार जो है आ नहीं सकता है। तो इन सभी चीजों पर आप जो है देख सकते हैं क्या क्या चीजें हम यहां पर कर सकते हैं। तो खबर का अवलोकन करते हैं दोस्तों। प्रवासी भारतीय मतदाताओं को शामिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम एटीपीबीएस का विस्तार करने के चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर वर्तमान में विदेश मंत्रालय के साथ चर्चा की जा रही है, ताकि कार्यान्वयन के दौरान जो है उत्पन्न किसी भी प्रकार की तार्किक समस्या का समाधान किया जा सके। यानी कि ये लागू ही होने वाला है। अब इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनके समाधान पर बातचीत चल रही है। साथ ही दोस्तों, अगस्त 2018 में लोकसभा में चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2018 पारित किया गया था। यह विधेयक क्या करता है, विदेशी मतदाताओं की व्यक्तिगत रूप से या प्रवासी द्वारा मतदान करने की अनुमति देने के लिए पेश किया गया था। हालांकि यह बिल जो है राज्यसभा में विचार के लिए अभी भी वेटिंग है, और 16वीं लोकसभा भंग होने के बाद जो है ये पूरी तरीके से ये न्यूट्रल हो गया, यानी कि समाप्त हो गया, ये बिल ही समाप्त हो गई। क्लियर है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि एक बिल 2018 में पेश किया गया था, लेकिन 16वीं लोकसभा जब समाप्त हुई तो ये बिल का मतलब भी यहां पर समाप्त हो गया। ठीक है ना। अब एनआरआई प्रवासी भारतीय मतदाताओं द्वारा मतदान की वर्तमान प्रक्रिया क्या है, उस पर हम लोग डिटेल बातचीत कर लेते हैं। तो भारत का चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्तमान में अनिवासी भारतीयों एनआरआई को विदेशी मतदाताओं के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देता है, बशर्ते उन्हें किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रश्न पूछा था, आप लोगों को कमेंट करना चाहिए। तो हमारा आर्टिकल 8 और 9 दोनों जो है इससे नागरिकता से संबंधित है, विदेशों में नागरिकता से। ठीक है ना। तो 8 क्या कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक अगर विदेशों में रह रहा है, ठीक है ना, और भारत का नागरिक है और उसने कोई वहां की किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की है, तो वो नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाएगा। इसको ओसीआई और पीआईओ दो भागों में बांटा गया था, अब उसको मिक्स कर दिया गया है। ठीक है ना। 2003 में संशोधन हुए, 2015 में, 16 में संशोधन हुए। तो इन संशोधनों के आधार पर विभिन्न प्रावधान किए गए हैं कि एनआरआई लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि एक एनआरआई केवल उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकता है जहां उसके पासपोर्ट के निवास स्थान का उल्लेख किया गया है। यानी कि जब भी कोई भारत से बाहर रहता है तो एक पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। उस पासपोर्ट पर एड्रेस जो होता है, वहीं पर निर्वाचक नामावली में अगर उसका नाम है तो वो वहीं वोट कर सकता है। मतदान करने के लिए एनआरआई को मतदान केंद्र पर उपस्थित होना चाहिए और अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना चाहिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन के बाद 2011 में अनिवासी भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। सरकार के मुताबिक 1 जनवरी 2023 तक विदेशी मतदाताओं की कुल संख्या 1.15 लाख, यानी कि 1,15,000 जो है लोग जो है प्रवासी भारतीय हैं, जो भारतीय मतदाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 25,000 एनआरआईओ ने आकर के यहां पर वोट डालने के लिए भारत की यात्रा की थी। अब देखते हैं कि इसका जो है विचार कब आया, कैसे आया। ठीक है ना। तो अब हम अगर बात करें तो उत्पत्ति इसकी कब हुई, तो डाक मतपत्र का विचार जो है बीच में रखा गया था। यानी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 3 प्राथमिक मतदान विकल्पों की जांच करने के लिए 12 सदस्यों वाली एक समिति की स्थापना की गई थी, जिसने डाक मतदान, विदेशों में एक भारतीय मिशन का मतदान और ऑनलाइन मतदान 3 पर बहस की थी। यानी कि 3 को रिकमेंड किया था कि या तो पोस्टल बैलेट से वोट दे दें, या हम लोग अपने कमिश्नरेट में, जहां भी जिन जिन देश में कमिश्नरी है हमारे
जो दूतावास हैं उन दूतावास में वोटिंग की व्यवस्था कर दें, या जो है इसको ऑनलाइन वोटिंग करें। लेकिन इन तीनों को ही रिजेक्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास हर देश में, या जो भी बड़े देश हैं, अगर हम अमेरिका में कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में क्यों ना करें, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं तो कनाडा में क्यों ना करें, ये समस्या आ रही है। और हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम जो है हर कमिश्नर, हमारे हर दूतावास में ये हम चीजें इसको स्टेब्लिश कर सकें, वोटिंग सिस्टम स्टेब्लिश कर सकें। दूसरा जो ये मुद्दा था कि ये जो है विदेशों में एक भारतीय मिशन डाक मतदान को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वो उतना फिजिबल नहीं है, उसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है। फिर ऑनलाइन मतदान भी जो है, यह क्या है कि वोटों के साथ जो है जो प्राइवेसी है, आपकी राइट टू वोट जो है वो आपका प्राइवेसी है, कि आप किसको वोट कर रहे हैं ये लोगों को न पता चले, वो भी इसमें सुरक्षित नहीं है, इसलिए इनको रिजेक्ट करना पड़ा। तो दोस्तों ये ध्यान आप रखिएगा कि इन चीजों के बारे में बहस की गई थी, ठीक है। इस बहस के बाद ये सुविधा जो है उतनी उपयोगी लगी नहीं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि समिति ने ऑनलाइन मतदान को एक व्यवहार विकल्प के रूप में खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि यह मतदान की गोपनीयता को खतरे में डाल सकता है। समिति ने विदेशों में भारतीय मिशनों में मतदान की धारणा को भी खारिज कर दिया था, क्योंकि उसके पास आवश्यक संसाधन नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही पॉइंट मैंने बता दिया। 2015 में पैनल ने अनिवासी भारतीयों के लिए 2 नई मतदान विधियों का प्रस्ताव दिया था, जिसमें ई पोस्टल बैलेट था और प्रॉक्सी वोटिंग, ठीक है ना। 2020 में चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें सिफारिश की थी कि अनिवासी भारतीयों को डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाए। सरकार फिलहाल चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद इस मामले पर विचार कर रही है। अब इलेक्शन कमीशन का क्या प्रस्ताव है उस पर हम लोग एक नजर गड़ा लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। क्लियर है? तो दोस्तों जो है चुनाव आयोग ने एनआरआई मतदाताओं के लिए मतदान पहुंच प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS का विस्तार करने का सुझाव दिया है। इससे ये मतदाता अपने चुने हुए स्थान से डाक मतपत्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट जमा कर सकेंगे, उनकी काउंटिंग अलग से होगी, ठीक है ना। और साथ ही दोस्तों यहां पर ETPBS जो है सुविधा अब तक इनके लिए उपलब्ध है। किन किन लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध थी? इलेक्ट्रॉनिकली जो ट्रांसमिटेड जो हमारा वोट कौन कौन लोग डालते थे, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है चुनाव ड्यूटी जो है वो कहीं और लग जाती है। यानी मान लीजिए कि आप प्लेस ए से हैं और आपका चुनाव में ड्यूटी जो है, आप जो है उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे जिले से हैं, मान लीजिए नोएडा से हैं, और आपकी चुनाव ड्यूटी लग गई मेरठ में, या आप उस समय वोट डालने की स्थिति में नहीं है, तो आप जो है वोट डालते थे। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं उनका वोटिंग ऐसे ही होता था। तो सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्य अपने गृह निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर तैनात हैं। भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशनों के सदस्य, चुनाव ड्यूटी में लगे मतदाता, और साथ ही 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, विकलांग व्यक्ति जो है वो, उन लोगों को भी ये सुविधा दी जाती है। मतदाता जो निवारक निरोध के अधीन जो है बंद है कहीं पर, जैसे कि उसको, जैसे होता क्या है कि निवारक विरोध आपको पता ही होगा कि किसी को शक के बिना पर अगर उठा लिया गया है, अगर उसको पता है कि यह आतंकी घटनाओं में है या कहीं है, अभी उस पर जो है चार्ज प्रूव नहीं हुए हैं, तो उसको वोट देने का अधिकार है। मीडिया कर्मी जो है, पत्रकार एक जगह से दूसरी जगह टहलते रहते हैं, तो इनको भी, जो सर्टिफाइड जो मीडिया कर्मी है, उनको भी यह वोट देने का अधिकार है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। हम लोग बात करते हैं यहां पर, हाँ एक चीज और बची हुई है, इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि चुनाव आयोग जो है का प्रस्ताव इंगित करता है कि चुनाव में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के इच्छुक किसी भी एनआरआई को रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि आरओ को सूचित करना चाहिए। चुनाव की घोषणा के 5 दिनों के भीतर आरओ को अधिसूचना दी जानी चाहिए। अधिसूचना प्राप्त होने के बाद आरओ मतपत्र को इलेक्ट्रॉनिकली रूप से प्रेषित करेगा। इसके बाद एनआरआई मतदाता मतपत्र डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट पर अपनी प्राथमिकताएं अंकित कर सकते हैं और इसे वापस कर सकते हैं, यानी कि फिर से जो है
प्रिंट आउट करके उस पर वोटिंग दे करके आप जो है फिर से वापस भेज सकते हैं, ठीक है ना। भारतीय चिन्हित मतपत्र के साथ जो है एनआरआई मतदाताओं को उस देश के भारतीय काउंसलर प्रतिनिधि द्वारा नामित अधिकारी द्वारा सत्यापित एक घोषणा पत्र भेजना चाहिए जहां एनआरआई रहता है। भारत में चुनाव आयोग के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में। आर्टिकल 324 से लेकर के शुरुआत होती है आपके इलेक्शन कमिश्नर की। चलिए, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। टेढ़ा ही है क्या? चलिए, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहां पर देखेंगे कि चुनाव आयोग एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना। यह देश के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीधे भारत के संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। संविधान के अनुसार 324 में प्रावधान है कि संसद राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और उसके नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। चुनाव आयोग इस अर्थ में एक अखिल भारतीय निकाय है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए सामान्य है। वर्तमान में भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक प्रमुख चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है ना। 3 सदस्यीय निकाय है और सबकी शक्तियां सेम होती हैं, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है आपको कि संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार है। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास समान शक्तियां हैं और समान वेतन, भत्ते और अन्य लाभ भी प्राप्त करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। अगर उन्हें हटाना हो, तो अगर उनको पद से हटाना हो तो वो कैसे हटाया जा सकते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। इनका कार्यकाल जो है 5 साल, चुनाव आयोग का मेरे ख्याल से 6 और 65, ठीक है ना, वो है 5 और 65 है या 6 और 65 है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा एग्जैक्ट इनका जो है टेन्योर क्या होता है। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक हमारा, ये 2 टॉपिक हो गए, आपके टोटल 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक को हम लोग डिटेल में यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। और दोस्तों ये मैगजीन फॉर्म में आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। आप जो है एग्जामपुर ऐप डाउनलोड करिए। उस ऐप के माध्यम से आप विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप जो है किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप जो है वहां पर ढेर सारे कोर्सेज के लिए आप वहां पर मिल सकता है। आपको सारी जानकारी मिल सकती है, कब वैकेंसी आती है, क्या फॉर्म होता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये सभी बातें जो है आपको वहां पर मिलेंगी। प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन। तो दोस्तों 3 मार्च को प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है, यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के सम्मेलन के बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं यह खबरों में क्यों है दोस्तों। तो यह सम्मेलन 2016 से हर साल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार डी.वी. अनंत नागेश्वरन ने दिया है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है ना, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो हमारी आर्थिक समीक्षा जो बनाते हैं वही। सम्मेलन में प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों, डॉक्टरों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को लाया जाता है। सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण सत्र, 2 तकनीकी सत्र शामिल हैं। क्लियर है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय क्या था? एंटी ट्रस्ट एंड रेगुलेशन, इंटरफेस एंड सिनर्जी, ये इस बार की थीम थी, ठीक है ना। साथ ही दोस्तों सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में समकालीन मुद्दों पर अनुसंधान और बहस को प्रोत्साहित करना, भारतीय संदर्भ में प्रशासनिक प्रतिस्पर्धा के मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करना और भारत में प्रतिस्पर्धा कानून के प्रवर्तन के लिए परामर्श करना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कैसे होता है, क्या है इसका कार्य, हम देख लेते हैं। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। यह प्रतियोगिता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया है। यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है
और यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है। सीसीआई अधिनियम के तहत जो है संयोजनों को भी मंजूरी देता है ताकि दो विलय करके संस्थाएं बाजार में आगे न निकल पाए। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष जो है संगीता वर्मा है, नाम याद रखिएगा। बस इतनी चीज है कि भाई इसमें एक सम्मेलन हुआ था प्रतिस्पर्धा आयोग का, और प्रतिस्पर्धा आयोग जो है क्या है, उसका मुख्यालय क्या है और कहां पर इसका गठन कब हुआ था, इसके बारे में बताया गया है। चलिए हम अगले न्यूज पर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी चौथी न्यूज जो है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह की याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा है। चलिए इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। खबरों में क्यों है दोस्तों? तो खबरों में इसलिए है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने समलैंगिक विवाह से संबंधित याचिकाओं को संविधान पीठ को भेज दिया है। अब इसमें देखेंगे कि विभिन्न संगठनों द्वारा, विभिन्न जो है एनजीओ द्वारा, जो है विभिन्न व्यक्तियों द्वारा क्या किया जा रहा है कि भेजा जा रहा है समलैंगिकता को मान्यता देने के लिए या विवाह को मान्यता देने के लिए विभिन्न याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं, जिस पर सरकार जो है, जो केंद्र सरकार है, वो उसने नेगेटिव रुख दिखाया है कि इस पर जो बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना ध्यान आकर्षित किया है और कुछ चीजें इसमें हम लोग आउटलाइन करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो समलैंगिक विवाह क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, हम लोग LGBTQIA जो है, LGBTQIA+, ठीक है ना, ये कैटेगरी और भी कैटेगरी इसमें डेवलप हो रही है विभिन्न विभिन्न कैटेगरी में। तो इसमें एल क्या है? लेस्बियन है। लेस्बियन आपको पता है, दो महिला जब आपस में सेक्स करते हैं तो उसको एल लेस्बियन बोला जाता है। जी जो गे होता है, जब पुरुष पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं तो उनको जो है गे बोला जाता है। फिर बी मतलब बी मतलब बाइसेक्सुअल, या पुरुष और स्त्री दोनों के साथ संबंध बनाते हैं। और ट्रांसजेंडर होते हैं जो कि उनमें जो है हिजड़े आदि जो लोग आते हैं उनमें हो गए। तो LGBT। अब QIA क्या है इसके बारे में मैंने पिछली करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था। Q का मतलब होता है क्यूयर। क्यूयर जो होता है वो क्या करता है, वह डिसाइड नहीं कर पाता है, वो कंफ्यूज रखता है कि वह मेल में इंटरेस्टेड है या फीमेल में है। इंटरसेक्स जो होता है उसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। और जो असेक्सुअल होता है, यानी कि लेस्बियन हो गया, गे हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, LGBT ट्रांसजेंडर हो गया, अब क्यूअर हो गया, क्यूअर QEER क्यूअर, और आई यानी कि इंटरसेक्स और असेक्सुअल। असेक्सुअल जो होता है वह किसी में भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, यानी कि वह मेल फीमेल दोनों में ही इंटरेस्ट नहीं लेता। तो ये कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के बारे में हम फिर कभी देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि मामला क्या है अपना। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि समान सेक्स विवाहों के लिए कानूनी मान्यता की मांग करने वाली याचिकाओं का एक संवैधानिक पीठ द्वारा भी फैसला किया जाएगा। यहां तक कि केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि शीर्ष अदालत अब तक निर्धारित करने में गंभीर जिम्मेदारी वहन करती है कि कैसे भविष्य में समाज बनेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 18 अप्रैल से एक संविधान पीठ के समक्ष अंतिम बहस के लिए मामला निर्धारित किया। यह देखते हुए कि याचिकाओं में संवैधानिक अधिकारों और विशिष्ट विधायी अधिनियमों के बीच परस्पर क्रिया शामिल है, जिसमें शामिल है विशेष विवाह अधिनियम। इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, क्या है इसका मामला, यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो चलिए दोस्तों यहां पर देखते हैं हम। जुलाई 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के एक हिस्से को असंवैधानिक घोषित करके निजी तौर पर सहमति से समलैंगिक कृत्यों को गैर अपराधीकृत कर दिया गया, जो अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध मानता है। ठीक है ना, यानी कि समलैंगिक कृत्यों को गैर अपराधीकृत कर दिया गया। हालांकि दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और मानते हुए विवादास्पद प्रावधान पर विधायिका के फैसले को करना, ये इन पर जो है। फिर क्या हुआ कि इस पर और आगे जो कार्रवाई हुई उस पर हम लोग देख लेते हैं कि
तो पीठ ने कहा कि समलैंगिक जो है, कहा कि उसके समक्ष उठाए गए मुद्दों में से एक ट्रांसजेंडर जोड़ों के विवाह में जो अधिकार होंगे, बच्चों के अधिकार से संबंधित होंगे, उन पर क्या किया जा सकता है। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि समलैंगिक जोड़े द्वारा गोद लिया गया बच्चा भी समलैंगिक होगा, इसलिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहस करने की आवश्यकता है। इसको लेकर के समलैंगिक विवाह पर जो है केंद्र सरकार का रुख क्या है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो दोस्तों, शीर्ष अदालत ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के समक्ष जो है दायर एक हलफनामे में सरकार ने याचिकाओं का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के डीक्रिमिनलाइजेशन के बावजूद याचिकाकर्ता समान लिंग विवाह के लिए मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं, जिसे भारतीय दंड संहिता के कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त है। उसी समय उन्होंने प्रस्तुत किया कि यद्यपि केंद्र विषम लैंगिक संबंधों के लिए अपनी मान्यता को सीमित करता है, फिर भी विवाह या यूनियनों के अन्य रूप में या समाज में व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यक्तिगत समझ हो सकती है और ये गैर कानूनी नहीं है। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि यह संबंध बनाना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन विवाह करना कानूनी भी नहीं है। ठीक है ना। इसके लिए आगे हम देखते हैं क्या भारत में समलैंगिक विवाह कानूनी है। तो दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो नहीं है। सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह जौहर के फैसले में वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, यानी कि धारा 377 को समाप्त कर दिया गया। उसको अब अपराध नहीं माना जाएगा अगर दो व्यक्ति जो है सहमति से सेम सेक्स के आपस में संबंध बनाते हैं। तो इसने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 को क्या कर दिया, अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, जो समान लिंग के साथ यौन संबंध को आपराधिक गतिविधि मानती थी। हालांकि इसने कहा है कि इसका मतलब शादी करने के अधिकार सहित किसी भी अधिकार को प्रदान करने के रूप में नहीं होना चाहिए। इसलिए समलैंगिक जोड़ों की वर्तमान में भारत में कानूनी रूप से विवाह करने का अधिकार नहीं है। अब चूंकि हमारे यहाँ जो मैरिज एक्ट है, दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो हमारे यहाँ मैरिज एक्ट है और हिंदू मैरिज एक्ट है, दोनों में दो व्यक्तियों के बीच शादी का प्रावधान किया गया है, उसमें लिंग की बात नहीं की गई है। ठीक है ना। इस वजह से उसका जो है लूप होल का फायदा कुछ समय तक ले सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप से उसको वैध नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। अब किन किन देशों में समलैंगिक विवाह जो है कानूनी है, तो दोस्तों वर्तमान में विश्व स्तर पर मेरे ख्याल से अब अंडोरा भी हो गया है, तो कुल 34 देश हो चुके हैं। ठीक है ना। अंडोरा अभी सबसे लेटेस्ट हुआ है, 32 डेटा है, एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से अब 34 हो चुके हैं जहां समलैंगिक विवाह कानूनी है। ये है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये सब नाम आप याद रखिएगा। जिसमें आप देखिए ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर यूएसए है, यूके है, ताइवान है, ठीक है ना, फ्रांस है, तो बड़े बड़े देश हैं, जर्मनी है, कोलंबिया है, कोस्टा रिका है। और आप देखेंगे एशियन कंट्री बहुत नहीं दिखेंगे आपको, एशियन कंट्री कोई भी नहीं दिखेगा। और ना ही देखिए दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीकन कंट्रीज में। ठीक है ना। तो बहुत सारी जगह पर ये अपराध भी है और यहाँ पर कड़ी सजा, इवन फांसी की सजा का भी प्रावधान है बहुत सारे देशों में। ठीक है ना। तो ये आपका रहा हमारा 5वां न्यूज। अब हम देखते हैं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम। ये बड़ा ही बड़ा न्यूज है, बड़ी खबर है। इस खबर को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है सीधा सीधा। अब जितने भी हम लोग यहाँ पर क्लासेस में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उन सभी टॉपिक पर कोई ना कोई प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये जीएस पेपर 2 मेंस के लिए और संविधान और शासन जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है। तो राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के नए नियम की घोषणा की है। अब उन नए नियमों को हम लोग देख लेते हैं, क्या है नए नियम। ठीक है ना। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में, ये देखिए 3 नाम आप याद रखेंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई वाली 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सलाह पर होगी। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों के संविधान की पीठ ने
भारत के चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की विशेष शक्ति के बाहर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली की मांग करने वाली दलीलों यानी याचिकाओं पर सुनाई करने के बाद यह ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के साथ ही भारत के राष्ट्रपति समिति की सलाह पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की को नियुक्त करेंगे। तो ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। अब जो है इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन इससे पहले जो प्रावधान था उसमें, तो चलिए देख लेते हैं कि अन्य आयुक्तों की ये नियुक्ति करेंगे। बेंच में जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हरिकेश राय और सीटी रविकुमार शामिल थे, ठीक है ना। न्यायाधीश ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास स्वतंत्र सचिवालय, नियम बनाने की शक्ति के साथ साथ एक स्वतंत्र बजट होना चाहिए ताकि वह स्वतंत्र रूप से काम करे। और भी के.एम. जोसेफ की जो समिति थी उन्होंने और भी चीजें बताई कि डेमोक्रेसी के लिए जो अगर हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाना चाहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन शुड बी इलेक्टेड ऑन अ प्रॉपर मैनर, नॉट अगर इलेक्शन कमीशन को हम अलग से चूज नहीं करते हैं, प्रॉपर मैनर में चूज नहीं करते हैं, तो क्या होता है, वो जो है कहीं ना कहीं बायसनेस रखता है, वह कहीं ना कहीं जो है निष्पक्ष नहीं रह पाएगा, वह किसी न किसी पार्टी, किसी न किसी व्यक्ति के प्रति जो है जो उसके अपॉइंटमेंट में शामिल होगा उसके पक्ष में फैसला दे सकता है या उसके पक्ष में, उसके हित में कार्य कर सकता है। न्यायाधीशों ने कहा कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास एक स्वतंत्र सचिवालय, नियम बनाने की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र बजट भी होना चाहिए जो कि उसे और भी स्वतंत्रता प्रदान करे। भारत में चुनाव आयोग के बारे में हम देख लेते हैं कि चुनाव आयोग क्या है। एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। यह देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीधे भारत के संविधान द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, राज्य के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति जो है चुनाव आयोग को दी गई है, ठीक है ना। चुनाव आयोग का अर्थ एक अखिल भारतीय निकाय है जो कि यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए समान है, ठीक है ना। वर्तमान में भारत का चुनाव आयोग जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने का अधिकार है। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों के पास समान शक्तियां और समान वेतन भत्ते आदि हैं। और मैंने जैसा कि पूछा था कि इनका टेन्योर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम लोग अगली न्यूज देख लेते हैं दोस्तों। अडानी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पैनल गठित किया है। इस पर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसने तहलका मचा दिया था, उस पर हम लोग डिटेल बातचीत करते हैं, ठीक है दोस्तों। खबरों में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को अडानी मुद्दे को पर नियामक विफलता की जांच के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया था, ठीक है ना। खबरों की एक झलक हम देख लेते हैं। विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन कौन थे, तो एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष जो है ओपी भट्ट, न्यायमूर्ति जेपी देवधर, सेवानिवृत्त है ये, अनुभवी बैंकर केवी कामत, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी, और वकील सोमेश्वर सुंदरसन जो है, ये सभी लोग जो है इस समिति में शामिल होंगे। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस.एन. सप्रे करेंगे, ठीक है ना। क्या है, ए.एम. सप्रे, तो इनका नाम याद रखिएगा, ए.एम. सप्रे, ए.एम. सप्रे, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने समिति को 2 महीने के भीतर सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपने को कहा है। पैनल अडानी समूह की कंपनियों द्वारा नियमों की कथित उल्लंघन से निपटने के में किसी भी नियामक विफलता की जांच करेगा। जनवरी के अंत में हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के वित्त की आलोचनात्मक समीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित कर दी थी और इसने कहा था कि समूह की प्रमुख सूचीबद्ध जो कंपनियां हैं इसमें बहुत सारे जो है हेर फेर किए गए हैं। इसमें जो है गलत वैल्यूएशन किया गया है और शेल कंपनियों द्वारा जो है इसमें सेल परचेज किया गया है और गलत जो है इसकी मार्केटिंग की गई है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि इसने कहा था कि समूह की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियों के पास पर्याप्त ऋण था जिसने पूरे समूह की अनिश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया। हिंडनबर्ग ने अडानी के नेतृत्व वाले समूह पर दशकों के दौरान स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी यानी कि अकाउंटिंग में भी धोखाधड़ी की बात कही है और आरोप लगाया है, ठीक है ना। रिपोर्ट के बाद जो है अडानी समूह के 7
सूचीबद्ध फर्मों ने अपना लगभग आधा बाजार मूल्य यानी कि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खो दिया। सूचीबद्ध अडानी फर्मों को संयुक्त बाजार मूल्य पर अब 108 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। और दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो क्या है, 2017 में दो व्यक्तियों द्वारा खोली गई एक संस्था है जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, और इसके बारे में इतना ही आप जानिए। तो अमेरिका के है, और इन्होंने कई बार जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों पर रिसर्च किया है और उन पर आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो है टेस्ला पर हुआ था। आपके जो इलॉन मस्क हैं उनकी कंपनी पर भी इन्होंने कुछ रिपोर्ट जारी की थी 2020 में मेरे ख्याल से, और बहुत भारी नुकसान हुआ था उनको भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए हम अगली न्यूज पर बढ़ते हैं। उपभोक्ता न्यायालय अध्यक्षों का चयन। क्लियर है? उपभोक्ता न्यायालय अध्यक्षों का चयन, इस खबर को हम थोड़ा सा देख लेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें क्या है दोस्तों, क्या पढ़ना है हमें कि सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता अदालत के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के मानदंड को आसान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य पेशेवर अनुभव को 20 से घटा करके 10 साल करके उपभोक्ता अदालतों की अध्यक्षता करने के लिए युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया है। फैसले में कहा गया है कि सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती पद्धति, नियुक्ति प्रक्रिया, पद अवधि, इस्तीफे और राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना नियम 2020 के कई संशोधन प्रस्तावित किए हैं। निर्णय में कहा गया है कि जिला उपभोक्ता आयोगों में नियुक्तियां भी इसी मानदंड के आधार पर की जाएंगी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये जो है आयोग की भारत का एक क्या है, क्वासी जुडिशियल है, यानी कि अर्ध न्यायिक आयोग है। 1988 में इसका गठन हुआ था, 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के आधार पर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत ज्यादा इससे संबंधित आयोग का नेतृत्व जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एक उदार सामाजिक कानून है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों को निर्धारित करता है। चलिए हम लोग अगले न्यूज देखते थे दोस्तों। अगली जो हमारी प्रमुख न्यूज है उसमें अटल सारथी न्यूज के बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। ठीक है ना? तो ये सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 2 के सभी प्रश्न जो है आपकी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों से संबंधित है। ठीक है ना? तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ATL सारथी लॉन्च किया गया है। ठीक है ना? अब अटल इनोवेशन मिशन जो है AIM, नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स जो है कि बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, कल्पना को बढ़ावा देने के लिए भारत भर में स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना कर रहा है और डिजाइन थिंकिंग, माइंडसेट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एडॉप्टिव लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटिंग आदि जैसे कौशल पर विशेष ध्यान दे रहा है। ठीक है ना? तो इसमें जो है अटल टिंकरिंग लैब के बारे में आपको पता ही है। अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है जो कि सभी स्कूलों में कोशिश की जा रही है कि सभी CBSE स्कूलों में यह जो है वर्चुअल लैब का निर्माण करेगा जो बच्चों की ग्रोथ में, एजुकेशनल थिंकिंग में मदद कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि AIM के अटल टिंकरिंग लैब्स ATL स्थापित करने के लिए 10,000 स्कूलों को वित्त पोषित किया गया है। AIM ATL के प्रदर्शन को बढ़ाने और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरण और रूपरेखा विकसित करने के इस परिस्थितिकी तंत्र को लगातार मजबूत कर रहा है। साथ ही दोस्तों यहां पर भारत सरकार का एक प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है जो एम है अटल थिंकरिंग, एम जो है अटल मिशन जो है एम के बारे में बताया जा रहा है। ये नीति आयोग जो है जो कि जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, आप सभी को पता है कि योजना आयोग को रिप्लेस करता है। ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही जो है क्या बोलते हैं इसको, ना तो विधायी है ना तो संवैधानिक है। ठीक है ना? ये दोनों बॉडी जो है तो इसके बारे में है। तो ये आपको लास्ट, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या है पंचायती राज संस्थाएं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बाद में बात करेंगे। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, पंचायती राज के ही बारे में चलिए देख लेते हैं।
पंचायती राज संस्थाओं का जो है स्थानीय स्वशासन का एक रूप है। स्थानीय स्वशासन जो है स्थानीय मामलों के प्रशासन को स्थानीय रूप से निर्वाचित निकायों को संदर्भित करता है। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव जो है होने वाले हैं जल्द ही, उसकी लिस्ट भी आ गई है। तो ये स्थानीय स्वशासन स्थानीय मामलों के प्रशासन में स्थानीय रूप से निर्वाचित निकायों द्वारा संदर्भित करता है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक बनाया। पीआरआई का प्राथमिक जिम्मेदारी भारत में ग्रामीण विकास को सुगम बनाना है। पंचायती राज का विकास जो है हम देखेंगे वैदिक काल से है और इसमें जो है त्रिस्तरीय शासन होता है। ये आपका बेसिक है, बिल्कुल करंट से संबंधित नहीं है, तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में नहीं ध्यान देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि पंचायत में समिति बनती है और भी बहुत सारी चीजें, जैसे ग्राम प्रधान चुना जाता है। तो इसके विकास को हम एक देखते हैं क्रम में। बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी, फिर भी इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का विकास कैसे हुआ? तो भारत में बहुत पहले से ही पंचायती राज संस्थाएं हैं और साथ ही इसमें जो है म्युनिसिपैलिटीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 73वां 74वां संविधान संशोधन जो है अनुसूची 11 और 12 में जोड़ा गया। तो वो सब आपको पता ही है, ठीक है ना। वैदिक काल में पुराने संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। पंच बोलते थे ना, पंच परमेश्वर, ठीक है ना। मध्यकाल में सल्तनत काल में दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य के विलायत नामक प्रांतों में विभाजित किया, ठीक है ना। ये एक गांव के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। प्रशासन के लिए मुकद्दम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी और पंच की मदद के विवादों को निपटाने के लिए चौधरी, ठीक है ना। तो चौधरी जो है वो पंचायत का रूप ही देखा जाता है। ब्रिटिश काल में हम देखते हैं कि ग्राम पंचायतों ने अपनी स्वायत्तता खो दी और कमजोर हो गई। केवल 1870 में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं को कुछ मौका दिया गया। लॉर्ड रिपन और हम देखते हैं कार्नवालिस के समय जो है कुछ इसमें मिला। लेकिन यहां पर हमें ध्यान देना होगा कि 1870 में प्रसिद्ध मेयो के प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उनके उत्तरदायित्वों को बढ़ा करके उनके विकास को गति प्रदान की। मेयो के नक्शे कदम पर चलते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 में इन संस्थाओं को बहुत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। जैसा कि मैंने बताया था कि लॉर्ड मेयो और रिपन जो है हमारे यहाँ 1882 में इन संस्थाओं को बहुत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। स्वतंत्रता के बाद की अवधि जो है संविधान के लागू होने के बाद जो है अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। नागौर में 1952 में हमने देखा था राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की बात की गई थी, लेकिन वो करते करते काफी देर हो गई। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को पूरी तरीके से लागू किया गया। तो ये मुख्य चीजें हैं आप सभी को। इसमें बहुत सारी समितियां बनी, इस पर जो है बहुत सारी समितियां बनी हैं, बहुत सारे जो है विकास हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, फिर बी.आर. मेहता समिति है, बहुत सारी समितियां हैं, बहुत सारे इससे न्यूज जो है आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार ये देता है। 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के कामकाज की जांच के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने काम करना शुरू किया। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर समिति ने 3 स्तरीय पंचायत संस्थाओं यानी कि पीआरआई, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जिसको जीपी बोला गया, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति यानी कि पीएस और जिला स्तर पर जिला परिषद जो है। कहीं कहीं जो है आप देखेंगे 4 स्तरीय पंचायतें भी हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। तो ये 3 स्तरीय जो है पूरे भारत में लागू है। राज्यों को अपना अलग अधिकार है कि वो क्या करे। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है ना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इस योजना की शुरुआत और आंध्र प्रदेश में 1 नवंबर 1959 की इसकी शुरुआत की गई। सितंबर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री काल में संविधान के 72वें संविधान विधेयक के रूप में व्यापक संशोधन पेश किया था। हालांकि वो पास नहीं हो पाया था। दिसंबर 1992 में संसद ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, जिसमें ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय सुशासन की शुरुआत हुई। संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ और संविधान का 74वां संविधान जो है वह 1 जून 1993 को लागू किया गया। तो ये सब डेट है। पंचायतों के में आरक्षण की जो बात की जाती है, तो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें सभी स्तरों पर
हैं यहाँ पर, और इसके लिए महिला भी आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण भी है। कुल सीटों का 1/3 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं की भी होती हैं। सभी स्तरों पर अध्यक्षों का 1/3 कार्यालय जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। तो ये सारे कुछ नियम हैं इनसे संबंधित। अब भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण पर हम लोग एक बहस देखेंगे, एक डिटेल आर्टिकल देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है और राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र की नींव है। विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का कारण महिलाओं को पारंपरिक रूप से राजनीति में कम प्रतिनिधित्व दिया गया। हालांकि लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के कई उपाय किए हैं, लेकिन इस पर जो है विमेन रिजोल्यूशन जो है, रिजर्वेशन जो है समय समय पर लाया गया, लेकिन वो पास नहीं किया गया। उपाय क्या है? भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण है। महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण का इतिहास। राजनीति में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर विचार पहली बार 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। इसमें आप देखेंगे कि राजनीति में संशोधन ने 5 पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी। महिला आरक्षण विधेयक जो है, महिला आरक्षण विधेयक जिसे संविधान में 108वां संशोधन विधेयक के रूप में भी जाना जाता है, 1996 में भारतीय संसद में पेश किया गया था। इस विधेयक में लोकसभा, संसद, निचले सदन और राज्य तो चलिए यहां पर देख लेते हैं कि विधेयक के लिए तर्क क्या दिया जाता है। समर्थन में तर्क और विरोध में तर्क। विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के प्रस्ताव हैं। हालांकि कई राजनीतिक दलों के विरोध के कारण यह बिल अभी तक पारित नहीं हो पाया है। ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे कि महिला आरक्षण विधेयक के समर्थकों का तर्क यह है कि आरक्षण नीति राजनीति में लैंगिक अंतर को दूर करने और निर्णय लेने में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार करने में मदद मिलेगी। यह हाशिए के समुदाय की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने और शासन में अपनी बात रखने में सक्षम बनाएगा। लेकिन वहीं बिल के खिलाफ में भी कुछ तर्क हैं। महिला आरक्षण विधेयक के विरोधियों का तर्क है कि इससे सांकेतिकवाद को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं की चयन उनकी योग्यता के बजाय उनके लिंग के आधार पर होने लगेगा, जिसमें बहुत सारा करप्शन, बहुत सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी। महिलाओं पर जो है, जैसे प्रधानपति, आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, उसमें जो है प्रधानपति तो का कॉन्सेप्ट जो है आएगा, उसी प्रकार से जो है विधायक पति और विधायक सांसद पति के का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होने के आसार रहेंगे। हालांकि आरक्षण नीति जो है लैंगिक असमानता के अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित नहीं करेगी। शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए। शिक्षा में आपको आरक्षण मिल ही रहा है और अन्य, तो ये कुछ जो है इसके अगेंस्ट में तर्क है। भारतीय संसद में महिलाओं की वर्तमान जो भागीदारी है, भारतीय संसद में आरक्षण की कमी के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। 2019 में लोकसभा चुनाव में 78 महिलाएं चुनी गई, जो कुल सीटों का 14% थी। राज्यसभा में वर्तमान में 27% सीटों के महिलाओं के पास है। ठीक है ना। तो ये रही महिला आरक्षण से संबंधित कुछ बात। और आज की जो है अंतिम न्यूज देख लेते हैं इसको। लोकसभा का उपाध्यक्ष, और आपको जान करके हैरानी होगी दोस्तों कि 2019 से सरकार बनी है मोदी 2.0। उससे पहले जो है बलिया वाले जो है, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। हरिवंश सिंह मेरे ख्याल से। तो वो जो है 19 में उन्होंने जब पद उनका समाप्त हुआ, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद सोचिए आज तक जो है चुनाव नहीं हो पाया इनका। तो आइए देख लेते हैं। लगभग 4 वर्षों के लिए संसद में डिप्टी स्पीकर का पद, जो कि पारंपरिक रूप से मुख्य विपक्षी दल के पास होता है, खाली रह गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विधायी निकाय एक नामित डिप्टी स्पीकर के बिना काम कर रहा है। डिप्टी स्पीकर के इस पद के चुनाव कराने की विफलता की संवैधानिक विशेषज्ञों और विपक्षी दलों ने आलोचना की है, जो तर्क देते हैं कि इस तरह का कदम अभूतपूर्व और असंवैधानिक दोनों है।
पद के बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों, क्या चीजें हैं जो पद के बारे में बताती हैं कि हमारे पास जो है लोकसभा है, लोकसभा में 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं, कि जाना जाता है कि प्रावधानों के तहत भारत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद स्थापित किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः फ्रेडरिक व्हाइट और सच्चिदानंद सिन्हा थे। उन्हें 1921 में भारत के गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। इस अवधि के दौरान इन पदों की शीर्षक क्रमशः केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। यह नामकरण 1947 तक जारी रहा। मालवंकर जो हमारे पहले अध्यक्ष बने और अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे, ठीक है ना। पहले जो है ये नाम याद रख लीजिएगा, एमजी मालवंकर, और दूसरा जो है नाम ये अध्यक्ष थे, और अनंत शयनम अयंगर जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। इसके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो संवैधानिक प्रावधान जो है अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए सदन के 2 सदस्यों का चयन करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त यदि कोई पद रिक्त हो जाता है तो रिक्ति को भरने के लिए सदन किसी अन्य सदस्य को चुनने की आवश्यकता होती है। डिप्टी स्पीकर का चुनाव जो होता है वह उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से किया जाता है। उपाध्यक्ष का चुनाव तब होता है जब अध्यक्ष का चुनाव पहले ही पूरा हो चुका। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है, जो कि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, इनके बारे में आप अब कार्यकाल इनके क्या होते हैं, इनकी अवधि क्या होती है। तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष की तरह आमतौर पर लोकसभा के कार्यकाल की अवधि के लिए अपने पद पर कार्य करता है। हालांकि ऐसी 3 परिस्थितियां हैं जिनके तहत वह अपना कार्यालय जो है वो खाली कर सकता है। यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं है, यदि वह अध्यक्ष को लिखित इस्तीफा देता है, यदि वह लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है, ठीक है ना। उपसभापति की भूमिका और शक्तियां, तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों को ग्रहण करता है और सभी समान प्राधिकारों के साथ सशक्त होता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, बल्कि सदन के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। जब अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उपाध्यक्ष कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और ये ज्यादातर जो है ना विपक्ष का होता है ये, ठीक है ना। उपाध्यक्ष के पास एक अनूठा विशेषाधिकार है। संसदीय समिति में नियुक्त होने पर वे स्वतः ही समिति के अध्यक्ष बन जाते हैं। जब अध्यक्ष उपस्थित होता है और सदन की अध्यक्षता करता है तो उपाध्यक्ष के पास सदन के किसी भी अन्य सदस्य के समान विशेषाधिकार होते हैं, जिसमें बोलने की क्षमता, कार्रवाई में भाग लेना और सदन के समक्ष मामलों में मतदान करना। प्रोटेम स्पीकर लैटिन वाक्यांश से कुछ समय के लिए लिया गया है। एक सीमित समय अवधि के लिए नियुक्त एक अस्थायी स्पीकर को संदर्भित करता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है दोस्तों, जब नए लोकसभा का गठन होता है तो लोकसभा में जो है पहला जो सबसे मोस्ट सीनियर होता है वो क्या करता है, अध्यक्षों को मतलब सदस्यों को क्या कराता है, शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर बनता है। प्रोटेम स्पीकर तब आवश्यक होता है जब लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक से ठीक पहले कार्यालय खाली कर देते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल नवनिर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, जो आमतौर पर सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। ये सभी लोगों को पता है। प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्यों में लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करना, नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाना, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मतदान करना और फ्लोर टेस्ट करना शामिल है। एक बार जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम अध्यक्ष का पद जो है स्वयं ही समाप्त हो जाता है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों। मैं धनंजय सिंह आप सभी से विदा लेता हूं। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आप जो है हमारे एग्जामपुर ISPCS ऐप को डाउनलोड करें। विभिन्न जानकारियों के माध्यम से और अन्य माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, हमारे विभिन्न कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।